दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने लालची जजों पर एक बेहद अहम टिप्पणी की है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो जज लोग साफ सुथरी कमाई से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, उनको जुडिशियरी से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा न्यायपालिका की आज़ादी को लेकर, खास तौर पर निचली अदालतों और वहां के जजों को लेकर भी जस्टिस नागरत्ना ने बहुत कुछ कहा है। हम इन सब बातों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। साथ ही वो भी चर्चा करेंगे जिस पर जस्टिस नागरत्ना नहीं बोली हो सकता है कि उनका ध्यान में न रहा हो या फिर बोलना रह गया हो। उधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BR गवई समानता को लेकर एक कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देते हुए नजर आए। तो आज हम दोनों ही मामलों पर बिल्कुल सरल और बोलचाल की भाषा में बात करेंगे। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस नागरत्ना की, जो भविष्य में भारत की चीफ जस्टिस भी बनने वाली हैं। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण बार बार बताते हैं कि किस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए वर्तमान सत्ता ने 3 फॉर्मूले अपनाए हैं। पहला ये कि ईमानदार और तटस्थ लोगों को जज बनने ही मत दो। दूसरा ये कि अगर कोई ईमानदार जज बन गया और ईमानदारी से काम करता है तो उसे खरीदने की कोशिश करो, यानी उसे लालच दो, परिवार के जरिए या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पदों के जरिए। और तीसरा सबसे खतरनाक तरीका है जांच एजेंसियों को लगातार डराने धमकाने का। हमने भी इस मंच के जरिए लगातार आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे डर और लालच के तमाम संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोगों को कमजोर कर दिया और भारत की व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया। अब जस्टिस नागरत्ना जिला न्यायपालिका की बात कर रही हैं। जिला न्यायपालिका वो जगह है जहां आम आदमी का पाला सबसे ज्यादा पड़ता है। मतलब साफ है कि अगर जिले की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो उसका असर सीधे आम आदमी पर होता है, और वो भी सबसे ज्यादा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आम आदमी के झगड़े ज्यादातर जिला न्यायालय तक ही होते हैं। इसीलिए जिला न्यायालय का साफ सुथरा रहना, ईमानदार रहना और तटस्थ रहना बहुत जरूरी है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जिला न्यायालय के जजों के वेतन और भत्तों को बढ़ोतरी को लेकर के दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको मान लिया है। यानी अब जिला न्यायालय के जजों की तनख्वाह और भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, अगर किसी जज का गुजारा नहीं हो पा रहा है, खर्चा नहीं चल पा रहा है और वो लालच या प्रलोभन का शिकार हो रहा है, तो ऐसे लोगों को इस सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। यानी जस्टिस नागरत्ना का साफ कहना है कि जिला न्यायपालिका के जजों के वेतन और भत्ते अब ठीक ठाक बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी का खर्चा नहीं चल पा रहा है, गुजारा नहीं हो पा रहा है और वो लालच में आकर या किसी के प्रलोभन का शिकार होकर बिक जाता है या घूस लेता है, तो ऐसे लोगों को न्यायपालिका से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। हालांकि ये बात तो सच है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ जिला जजों के लिए ही ये कहा जाएगा या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी ये नियम लागू होना चाहिए। ये वो हिस्सा है जिस पर जस्टिस नागरत्ना ने कुछ नहीं कहा, शायद इसीलिए क्योंकि वरिष्ठ जजों के मामले में ये बात ज्यादा नाजुक हो जाती है। लेकिन आम आदमी की नजर में तो ईमानदारी हर लेवल पर एक जैसी ही चाहिए। पिछले दिनों जिला न्यायपालिका के कई अधिकारियों ने बताया था कि सेकेंड जुडिशियरी कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन और भत्ते काफी अच्छे खासे बढ़ाए गए हैं। इससे जिला न्यायपालिका में काफी हद तक खुशी और संतुष्टि भी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा समस्या ऐसी है जिन पर न तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट। उस समस्या पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले जस्टिस नागरत्ना की बात सुन लेते हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने जजों को बाहरी दबाव के प्रति आगाह किया और कहा कि हो सकता है कि बाहरी दबाव आपके अपने सहयोगियों से ही आ रहा हो, तो सावधान रहिए। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि जजों को अपने अंदर साहस और स्वतंत्रता विकसित करनी चाहिए। निर्णय लेने में किसी भी तरह का समन्वय नहीं चल सकता। किसी जज द्वारा लिया गया एक गलत फैसला न सिर्फ उस जज पर बल्कि पूरी न्यायपालिका पर भी कलंक होता है, और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हुए हर समय सचेत रहने की जरूरत है। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि जिला स्तर पर जजों की स्वतंत्रता और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हाई कोर्ट का प्रशासन निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो।
आपको याद होगा कि कई हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट के जिन जजों को जिला न्यायालयों के कामों की समीक्षा के लिए लगाया जाता है, जिन्हें इंस्पेक्टिंग जज कहते हैं, वो कहीं ना कहीं निचली अदालतों को भ्रष्ट बनाते हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो निचली अदालतों के जज पर दबाव डालते हैं और जो जज दबाव में नहीं आता उसके खिलाफ उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो जस्टिस नागरत्ना कह रही हैं कि जिस स्तर पर जजों को स्वतंत्र रखना है, उनका मनोबल बनाए रखना है, इसके लिए हाई कोर्ट को भी निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन बनाए रखना चाहिए। मतलब साफ है, अगर हाई कोर्ट खुद निष्पक्षता से काम करेगा, निचली अदालतों को अपने तरीके से काम करने देगा, पारदर्शिता रखेगा और जवाबदेही निभाएगा, तभी जिला न्यायपालिका सच में स्वतंत्र रह सकेगी। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका के साथ व्यवहार करते समय हाई कोर्ट की रजिस्ट्री की निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी न्यायिक अधिकारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे अधर में छोड़ दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि हाई कोर्ट की रजिस्ट्री समय पर शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। यानी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को जिला न्यायपालिका के मामले में ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि हमें सिर्फ जिला न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ानी है, बल्कि वहां महिला जजों के लिए सुरक्षा, गरिमा और काम करने के अनुकूल माहौल भी सुनिश्चित करना होगा। इसमें सिर्फ भौतिक सुविधाएं ही शामिल नहीं है, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता और पूर्वाग्रह या उत्पीड़न से भी सुरक्षा चाहिए। यानी जिला न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके लिए काम करने का सुरक्षित और सम्मानित माहौल तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। बाकी आपको याद ही होगा, मध्य प्रदेश की एक महिला जज जिला न्यायपालिका की ने एक सीनियर जज पर कितने गंभीर आरोप लगाए थे। जज अदिति कुमार शर्मा नाम की उस महिला जज ने जज राजेश कुमार गुप्ता पर उत्पीड़न के बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। वो जज पत्र भेजती रही, शिकायत करती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जिस पुरुष जज पर आरोप लगे थे उसे प्रमोट करके हाई कोर्ट बुला लिया गया। यानी जिन पर गंभीर आरोप लगे, जिन आरोपों के आधार पर पहले उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया था, वो पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रोक दिया था। उन्हीं जज गुप्ता को बिना किसी जांच के प्रमोशन दे दिया गया। इससे आहत होकर उस महिला जज ने इस्तीफा तक दे दिया। हालांकि बाद में कुछ मान मनोबल की बात हुई, लेकिन समझने वाली बात यह है, जब महिलाओं के आरोपों पर चुप्पी साध ली जाएगी और आरोप को जांच के बजाय प्रमोशन यानी इनाम मिलेगा, तो फिर महिलाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां कैसे पैदा होगी। यहाँ एक और बात समझने लायक है। जस्टिस नागरत्ना ने बिल्कुल सही कहा है कि सेकेंड जुडिशियरी कमीशन की सिफारिशें मानते हुए वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है, ये भत्ते और ये वेतन तो सिर्फ तब तक हैं जब तक जज नौकरी में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेवा काल में जिला जज अपने वेतन और भत्तों से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। लेकिन पिछले कई हफ्तों में कई जजों ने यह बताया कि नौकरी के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन बड़े संकट वाला हो सकता है। इस कार्यक्रम में जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला न्यायपालिका के जज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय खुद को सुरक्षित और समर्थित महसूस करें। मतलब उन्हें यह लगना चाहिए कि जब वे कोई फैसला लेंगे तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी, कहीं से कोई दबाव नहीं आएगा और न्यायपालिका उनके साथ खड़ी है, यानी वो समर्थित महसूस करें। आगे जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि पदोन्नति, पोस्टिंग और तबादलों से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 235 का निष्पक्ष रूप से पालन किया जाना चाहिए। एक बार फिर से इस बात को सुनिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उनके सामने ही जस्टिस नागरत्ना ने याद दिलाया कि पदोन्नति, पोस्टिंग और तबादले से जुड़े अनुच्छेद 235 का निष्पक्ष रूप से पालन किया जाना चाहिए। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जिला जजों को कोई फैसला सुनाने के बाद किस तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का संभल वाला मामला याद करिए। वहां एक जज ने यूपी पुलिस के एक अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया और बस फिर क्या था, दनादन उनका ट्रांसफर हो गया। यानी ऐसा लगता है कि जस्टिस नागरत्ना के पास इन सब चीज़ों की पूरी रिपोर्ट है, तभी उन्होंने चुन चुनकर इन विषयों को उठाया जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले महीने बाजार गिरने पर यानी युद्ध की वजह से जब शेयर मार्केट गिरा, एक रिटायर्ड जिला न्यायपालिका के जज को मात्र 1524 रुपये पेंशन मिली है।
अब आप जरा कल्पना कीजिए कि इतने पैसों में किसी पूर्व जज का परिवार कैसे गुजारा करेगा। और जो जज आज सेवा में है, वो जब इन हालात को देखेंगे तो क्या वे ये नहीं सोचेंगे कि रिटायरमेंट के बाद तो यही मिलना है, 20,000, 25,000, कभी 19,000 रुपए, और अगर बाजार और गिर गया तो शायद 10,000 ही मिले। तो क्या बाजार देखकर रिटायरमेंट के बाद जजों को जीना पड़ेगा? इस महीने बाजार चढ़ा है तो चलो मटर पनीर खा लेते हैं, अगले महीने बाजार गिर गया तो नून रोटी पर आ गए। जिला न्यायपालिका का जज भी आखिर इंसान ही होता है। जब तक सेवा में है, लाखों की तनख्वाह और बेहतरीन जीवन है, लेकिन रिटायर होते ही क्या वे मजदूर का जीवन जीना चाहेंगे? अगर हम 19,000 रुपये वाली पेंशन को देखें तो इतना तो एक मजदूर भी कमा लेता है, तो क्या जज साहब रिटायरमेंट के बाद मजदूर का जीवन जीना चाहेंगे? यही कारण है कि कहा जा रहा है जिला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। खास तौर पर जब कोई जज रिटायर होने वाला होता है तो उसकी कोशिश शुरू हो जाती है कि कुछ ऐसे मामले हाथ लग जाएं जिनमें से कमाई करके बुढ़ापा सुरक्षित कर लिया जाए, यानी मोटा माल बना ले। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जिला न्यायपालिका में बहुत सारे ईमानदार जज भी हैं, लेकिन तमाम ऐसे जज भी हैं जो अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के चक्कर में भारतीय न्यायपालिका का बंटवारा कर रहे हैं और लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, ये बात किसी एक जगह से नहीं बल्कि उन तमाम राज्यों से निकलकर आ रही है जहां पुरानी पेंशन लागू नहीं है। निचली अदालत को भ्रष्ट करने का ये बीज भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बोया गया था। 2004 से पहले जो जज रिटायर हुए उन्हें लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास पेंशन मिलती है, कुछ लोगों को उससे भी ज़्यादा, और जो बाद में रिटायर हुए उन्हें मिलते हैं 20,000, 25,000, और अगर बाजार गिरता रहा तो ये और भी कम हो जाएगी। यानी महंगाई बढ़ेगी, युद्ध से महंगाई बढ़ेगी और इनकी पेंशन घट जाएगी। तो बेचारे जिएंगे कैसे? जो रिटायर हो चुके हैं वो अब भ्रष्टाचार कर नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो सेवा में हैं वो रिटायर लोगों की ये दुर्दशा देखेंगे तो क्या वे भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? जस्टिस नागरत्ना ने बिल्कुल सही कहा कि सेवा में रहते हुए अगर ज्ञात स्रोत की कमाई से भी किसी जज का खर्चा नहीं चल पा रहा है, यानी भूख बहुत बड़ी है, तो ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। जो लालच में आ रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा ही देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वेतन और भत्ते देकर संतुष्टि दी गई है, उसी तरह पेंशन पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी सेकंड जुडिशरी कमीशन ने पेंशन को लेकर भी सिफारिशें की थी। सेवा में रहते हुए व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत ताकत होती है, कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढ सकता है, कुछ और कर सकता है, लेकिन रिटायर होने के बाद जब बुढ़ापा आ जाता है तब वो इतना भी सक्षम नहीं रहता कि कोई दूसरा काम धंधा कर सके। और जो जज रहे हैं, क्या वे चाय पकौड़ी बेचेंगे? ये अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि चाय पकौड़ी बेचना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन पूर्व जजों के लिए ये करना भी ठीक नहीं लगेगा। इस बात को मजाक में मत लीजिएगा। एक पूर्व जिला जज ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही कहा था, कभी कभी मन करता है अम्बोज जी की ठेलिया लगा लें और उस पर लिखा दें पूर्व जिला जज की चाय। उम्मीद है कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी और इस क्षेत्र में कुछ काम किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की पेंशन बहुत तगड़ी होती है, उसके आसपास भी ये बातें नहीं पहुंच पाती। लेकिन जिला न्यायपालिका के जजों की पेंशन पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए ओल्ड पेंशन से भी बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि वे संवैधानिक पद पर होते हैं। वैसे एक बात और समझने वाली है, जस्टिस नागरत्ना ने जिला न्यायपालिका में भ्रष्ट जजों को निकाल कर बाहर करने की बात तो कही, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिन जजों पर गंभीर से गंभीर आरोप लगते हैं उनके बारे में भी तो कुछ करना चाहिए। उनका क्या होगा? जिला न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट को नसीहत दी, मगर हाई कोर्ट को स्वतंत्र रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भी नसीहत लेनी पड़ेगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि जिला न्यायपालिका में जिन लोगों की भूख बढ़ी है, जिनका ज्ञात आय के स्रोतों से खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या लालच के शिकार हो रहे हैं, उनको बाहर कर दिया जाए। सवाल ये है कि ऊपर की अदालतों में क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से तो ऐसी चीज़ें सामने आती है कि जिस व्यक्ति पर जितने ज़्यादा गंभीर आरोप हों, नैतिक से लेकर आर्थिक तक, जिनका रिकॉर्ड जितना खराब हो, उसे उतनी ही जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, उसे जज बना दिया जाता है। और कुछ जजों को तो 56 लोगों को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाता है। तो इन लोगों का क्या होगा? क्या उन मामलों की जांच नहीं होनी चाहिए कि किस आधार पर, कौन सी काबिलियत देखकर किसी को इस तरह उठा लिया जाता है?
और जिन लोगों की रिपोर्ट बहुत खराब आती है उन्हें भी जज क्यों बना दिया जाता है। आइए अब पूर्व जस्टिस BR गवई की बात कर लेते हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान समानता को केवल एक औपचारिक गारंटी के रूप में नहीं मानता, बल्कि राज्य और संस्थाओं से एक अपेक्षा भी करता है। यानी सरकार और तमाम संस्थाओं से संविधान ये उम्मीद करता है कि वे सब मिलकर उन संरक्षणात्मक स्थितियों को सक्रिय रूप से समाप्त करें जो असमानता को कायम रखती है। दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो संविधान इस देश की सरकार और तमाम संवैधानिक संस्थाओं से यह अपेक्षा करता है कि जो कोई भी असमानता को बढ़ावा दे रहा हो, चाहे किसी भी माध्यम से, उसे समाप्त किया जाएगा, यानी बराबरी लाई जाए। आपको याद होगा कि पूर्व चीफ जस्टिस गवई दलित समुदाय से आते हैं और एक बार भरी अदालत में एक वकील ने उन पर जूता फेंक दिया था। हर तरफ ये चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं ये कुंठित विचारधारा वालों ने दिखाने की कोशिश की है कि आप दलित हैं, चाहे किसी भी कुर्सी पर बैठ जाएं, चाहे सबसे बड़ी जगह चले जाएं, आप दलित ही रहेंगे। वरना सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ी अदालत में, सबसे सीनियर जज पर जूता फेंक देना, ये कोई सामान्य घटना है? और फिर इसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई न होना, ये भी सवालों के घेरे में रहता है। जस्टिस गवई ने इस कार्यक्रम में बार बार ये बताने की कोशिश की कि संविधान हर जगह समानता की मान्यता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक समानता पाने के लिए अलग अलग यानी असमान पृष्ठभूमि को स्वीकार करना होगा। मतलब पहले तो हमें ये मानना होगा कि सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, कोई किसी लेवल पर है, कोई किसी लेवल पर है, और सबके लिए बराबर के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने समझाया कि संरचनात्मक भेदभाव अक्सर कई स्तरों पर होने वाली कमियों के रूप में प्रकट होता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्थागत सहायता तक पहुंच को प्रभावित करता है। पूर्व चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान सिर्फ औपचारिक समानता नहीं देता, बल्कि वास्तविक समानता लागू करने की मांग करता है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने महाराष्ट्र में गन्ना काटने वाली महिलाओं की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि गन्ना काटने वाली महिलाएं बेहद कम उम्र में गर्भाशय हटाने वाला ऑपरेशन करवा रही हैं। कारण है काम का दबाव, पूरी व्यवस्था ने उन्हें मजबूर कर रखा है, यानी उनका शरीर भी शोषण का शिकार हो रहा है, वो भी इस व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। पूर्व चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि आदिवासियों के लिए सूखा और पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है और किसानों के लिए बारिश जैसी आपदा से नुकसान होता है, और इसी नुकसान से सिर्फ आत्महत्याएं होती है। पर्यावरण का संकट भी सबके लिए बराबर नहीं है। ऐसे में सबके लिए एक जैसी नीति लागू करना गलत है। सबकी स्थितियां अलग अलग है। एक जैसी नीति लागू करने से असमानता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर पूर्व चीफ जस्टिस गवई का कहना है कि भारत का संविधान सिर्फ औपचारिक रूप से समानता की बात नहीं करता, बल्कि राज्य यानी सरकार और तमाम संस्थाओं से ये मांग करता है कि समानता लाइए, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उपलब्ध कराई जाए और वास्तविक समानता लाई जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।